मेरा नाम अरिंदम है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। सबसे बड़ा पाप यह था कि मैं मासूम और छोटे बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था। मुझे एक छोटी बच्ची खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं उसे लगातार एक हफ्ते से देख रहा था। वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम के लिए सही थी। मैंने उसे बुलाया और पूछा, तुम यहाँ रोज क्यों खड़ी होती हो? वह कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? वह फिर भी चुप रही। शायद वह गूंगी थी। मैंने कहा, तुम इस दुनिया में अकेली हो? उसने अपना सिर हिलाया जैसे हाँ कह रही हो। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे ऐसे ही बच्चों की तलाश थी। मैं उसे अपने घर ले आया और खाना खिलाया। वह सुकून से सो गई। सुबह मैंने उसे उठाया और कहा, जल्दी उठो और काम पर लगो। वह अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे मुझे यकीन हो गया कि वह बोल नहीं सकती। मैंने उसे कहा, क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां वो तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ? अगर यहाँ खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और रहने की जगह भी मिलेगी। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी बच्चों को भी जगाया और कहा, सारे बच्चे उठो और काम पर लगो। मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता था। मैं बुरा आदमी नहीं था। उन्हें खाना खिलाता था, कपड़े देता था और त्योहारों पर घुमाता था। वे अनाथ बच्चे थे जिनके पास कोई नहीं था। मैंने उन्हें अगवा नहीं किया था। आज बृंदा नाम की बच्ची मुझे मिली। एक दिन बच्चों ने अपनी कमाई का डिब्बा लाकर रखा। सिक्कों की आवाज आ रही थी। बृंदा ने जब अपना कटोरा डब्बे में डाला तो कोई आवाज नहीं आई। मैं दूर बैठा था और अपना सर पकड़े हुए था कि यह क्या हो गया। यह लड़की तो बिल्कुल खाली हाथ आई है। मैंने उसे डांटा, तू तो निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है, कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। तूने एक भी रुपया नहीं लाया। तुझे शर्म आनी चाहिए। बाकी बच्चों को देख। तभी एक बच्चे ने कहा, साहब जी, आप इसका डिब्बा देखिए, यह सबसे ज्यादा पैसे लेकर आई है। मैं हैरान रह गया और डब्बे में देखा तो उसमें नोट ही नोट थे। मैंने बृंदा की तारीफ की और उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन वह मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। वह बोल नहीं सकती थी, बस इशारों में बात करती थी। मैंने बाकी बच्चों से कहा, यह भी वहीं गई जहां तुम लोग जाते हो। फिर ये इतने पैसे कमाकर लाई और तुम लोग सिर्फ सिक्के लाए। सभी बच्चे सर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। बृंदा रोज ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी बच्चों को डांटता था। जिस सड़क पर बच्चे जाते थे वहां बृंदा भी जाती थी। वह मेन सड़क थी जहां से ज्यादा गाड़ियां और भीड़-भाड़ गुजरती थी। बृंदा कहीं और भीख नहीं मांगती थी। वह हमारे साथ जाती थी और फिर कहीं गायब हो जाती थी। हमें नहीं पता था कि वह कहाँ जाती है, और जब हमारे वापस आने का वक्त हो जाता तो वह अचानक से ही लौट आती और उसके पास ढेर सारे पैसे होते। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है? उसे घर वालों से तो मिल नहीं सकते, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर जिस हालत में मुझे वह मिली थी, उससे यही जाहिर हो रहा था कि वह अनाथ है। जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने इशारे से मना करते हुए बताया था कि उसका कोई नहीं है। वह बिल्कुल अकेली थी। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वह बृंदा जितने पैसे नहीं कमा पाता था। लेकिन बात वाकई अजीब थी। वह बाकी बच्चों से ज्यादा पैसे लेकर आती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जाती हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में कहा कि जहां बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो? उसने बस इशारे में सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वह भी वहीं जाती थी जहां बाकी बच्चे जाते थे।
मुझे तो ऐसा लगता था कि यह बच्ची बोल ही नहीं पाती है, शायद इसीलिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह सुन सकती थी और इशारों में बातें भी कर सकती थी। इसका मतलब वह गूंगी थी, लेकिन दूसरों को इशारों से अपनी बातें समझा सकती थी। उसे आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और वह सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था। इसीलिए मैं काफी हैरान था और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि आखिर यह करती क्या है। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थीं, ऐसी बातें भी जिन्हें शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। लेकिन हमारी दुनिया तो ऐसी ही है। मैंने इससे ज्यादा बुरी कहानियां सुनी और देखी भी थीं, इसलिए सोच रहा था। अगले दिन ही मैं उसके पीछे जाने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और कहा कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम ऐसा काम करते हो, ऊपर से किराए में भी देरी कर देते हो। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो सोच लो तुम्हारी क्या हालत होगी। यह बात सच थी कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो, तो पता नहीं कितने साल जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते। पुलिस तो तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ है। अब मैं उस मकान मालिक से क्या कह सकता था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसे सारे दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे थमाए तो उसका अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि अरिंदम भैया, फिक्र मत करो, ऐसी कौन सी बात है, घर वाली बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह कहते हुए वह चला गया। मैं बृंदा के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। रात को जब उसने अपने डब्बे को खोला तो उसमें 500 के नोट थे। मैं हैरान रह गया। किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने बृंदा लेकर आई थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और किसने दिए? वह चुपचाप खड़ी हुई, मेरी बातें सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे? मैंने उसके हाथ में सारे पैसे रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये पैसे तुम्हें किसने दिए? उसने इशारे से गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि यह पैसे उसे कैसे मिले। वह डर से सहमी हुई, वहीं खड़ी रही और उसने सारे पैसे वापस डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा क्या करती हो और कहाँ जाती हो? अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर लोग ज्यादा पैसे देते हैं, तो बाकी बच्चों को भी वहां लेकर जाओ। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर से पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? उसने इशारे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसका मतलब था कि वह उन्हीं बच्चों के साथ जाती है। लेकिन जिसने मुझे उसकी खबर बताई थी वह अभी भी ना में सिर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि यह झूठ बोल रही है, यह कहीं और जाती है, वहां से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता कि यह कहाँ जाती है। मुझे भी लगता था कि बृंदा झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था, उसका पीछा किया जाए। अभी तो मैं इस बात पर खुश था कि बृंदा ने 500 के नोट के अलावा आज कुल RS 25,000 कमाए थे। जो पैसे मैंने मकान मालिक को दिए थे वह भी मेरे पास आ गए थे और कुछ पैसे बच भी गए थे। यह लड़की तो बड़े काम की थी, जो भी कर रही थी बहुत ज्यादा पैसे कमा कर ला रही थी। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी जरूरी था ताकि मुझे पता हो कि वह क्या काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वह सारे बच्चों के साथ निकली, लेकिन अचानक गायब हो गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उसे पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसके पीछे हूं। वह बस चलती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे सारे रास्ते याद हों और वह बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वह एक खुले इलाके में चली गई जहां आसपास 2-3 घर थे। कुछ घरों की हालत ठीक थी और कुछ के मेन दरवाजे भी थे। वहां एक पेड़ भी लगा हुआ था
ये छोटा सा पार्क था, लेकिन इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी देर बाद ही लोग उसे पैसे देने लगे। मैं वहां खड़ा हुआ, दूर से ही सब कुछ देख रहा था। लोग खुद ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। वह आखिर क्या कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती, कभी कोई करतब दिखाती, यह सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे रहे थे। वह इतनी मासूमियत से सब कुछ कर रही थी कि लोग उस पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था, वह बाकी बच्चों के अंदर नहीं था, इसलिए वह बाकी बच्चों से ज्यादा पैसे कमा पाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नाच नाच रही थी और कौन से करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसे ध्यान से देख रहा था, ताकि मैं भी उससे यह सारी चीजें सीख जाऊं। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था वह कर रही थी। उसके कारनामे देखकर जो भी वहां पर आ रहा था खुशी से खिलखिला उठता और सभी उस पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते। वहां बहुत भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उसके डब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल यह लड़की जो कुछ भी कर रही थी वह मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा कि यह सब मैं भी कर सकता हूं और बाकी बच्चों को भी यही सिखाऊंगा, ताकि वे भी ढेर सारे पैसे लाने लगें। जब वह थक गई तो उसने अपने डब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे पता चला कि वह क्या कर रही थी। जाहिर है, जब उसके सारे पैसे बन गए थे तो उसे और ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी, जबकि बाकी बच्चे सुबह 9-10 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक काम करते थे। उसका काम पूरा हो गया था, इसलिए वह महारानी वहां पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी। मैंने अपने दिमाग में सारी बातें बैठा ली थीं कि उसने क्या किया, क्योंकि यही सब मुझे भी आजमाना था। जब मैं ये सब कुछ खुद करने जाऊं तो मुझे सारी बातें याद रहें कि आखिर उसने वहां इस पेड़ के पास क्या क्या किया था, जिसकी वजह से भीड़ उसे इम्प्रेस हो गई थी। जब मैंने यह धंधा शुरू किया था, मैं कहीं आता जाता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि उन सबके पीछे मैं हूं तो कोई न कोई मुझे पुलिस के हवाले करवा ही देता। अभी भी इस दुनिया में काफी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाकर उनकी कमाई खाते हो। हाँ ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन मैं और क्या करता। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था। कमाई का कोई जरिया नहीं था मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि जब मेरे पेपर हो रहे थे तो मैंने अपनी टीचर की गलती उसे बताई। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप उस बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हैं, यह गलत बात है। वह बच्चा है और बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे इस तरह जानवरों की तरह पीटें। लेकिन वह टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने मुझे फेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस टीचर ने मुझे फिर से फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। कभी मैं भी बच्चों को देखकर कहा करता था कि कितने हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, पता नहीं इनके पीछे कौन है जो इनसे भीख मंगवाते हैं। और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बुरा आदमी था, लेकिन मुझे अपने के पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था, वरना मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मैं चाहता था कि अपना घर बना लूं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूं, क्योंकि ये बात तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और आजकल की लड़कियों को तो पैसों की ही ज़रूरत होती है। वे कहती हैं कि हमारे सारे काम पूरे हों, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें वक्त पर मिलें, कपड़े, जूते वगैरह। अगर आप उनको ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते तो आपका घर जहन्नुम बन जाता है। औरत के साथ खुश तभी रहा जा सकता है जब हम भी उसे खुश रखें, और इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक दोस्त भी था, वह भी इसी काम से जुड़ा हुआ था।
जो काम मैं करता था। उसने कहा कि जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत नहीं हो और तुम कोई और काम करना चाहो तो ये बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मेरे से भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बड़ा ही जालिम था। उन बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, उन पर हाथ भी उठाता था, उनको अच्छा खाना भी नहीं देता था और उसने घर में काफ़ी पाबंदियां लगा रखी थीं। वह तो रात में भी उनसे काम करवाता था। मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा और ये बच्चे उसको दे दूंगा। मुझे बच्चों के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। ये सब तो मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उसी बच्चे के कारनामे ही घूम रहे थे। मैंने वह सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि यह कौन से करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी उसके करतब को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसे ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी यह काम करना होगा। मैंने अगले दिन फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नज़र रखी हुई थी, जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे। उनकी शक्लें ऐसी लग रही थीं कि वे यह काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उन्हें उसे पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हजारों रुपए दे देकर जा रहे थे, वरना किसी फकीर को कोई 50 रुपए से ज्यादा देकर नहीं जाता। आजकल चलो कोई 200 दे देता है, 250 दे देता है, लेकिन यहां तो बात हजारों तक पहुंच चुकी थी, इसलिए सोचने की बात तो थी ही। मैंने 3-4 दिन बृंदा का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा, क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह बात सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वह मेरे मना करने के बावजूद उन बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसे जाते हुए रोक लिया और कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वह बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा, आज तुम आराम करो, घर में ही रहो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। वह बड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह भी उनके पीछे चली जाए। काफी देर तक तो दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा, अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो? तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बस घर के काम करना, घर को साफ रखना। खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती है, तुम बस आराम करना। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज्यादातर कम उम्र के बच्चे ही थे। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसका मतलब था कि क्या वह चली जाए? मैंने उसे गुस्से से देखा और खूब डांट लगाई। तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम भी घर के अंदर नहीं रख सकता और ना ही घर के बाहर। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा ही होता है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी। वह मेरी बातों से काफी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने फिर डांट लगाई, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद ही वह बहुत डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और फिर मैं घर से बाहर आ गया। जहां पर वह जाया करती थी वहां जाने लगा। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि वह मुझे अपना डब्बा दे रही थी और उसका मन भी बहुत था कि वह आज भी काम पर जाए। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अक्ल ज़रूरत से ज़्यादा है। वैसे भी बृंदा जो काम करती थी उसमें बहुत अक्ल लगती थी। बाकी बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। मैंने फिर से याद करने की कोशिश की कि बृंदा क्या करती थी, ताकि मैं भी वहीं जाकर वैसा ही कर सकूं। आज मैं भी बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। इन पैसों से मेरे बहुत से काम हो जाएंगे। मैं उसी जगह गया जहां बृंदा बैठा करती थी। पेड़ के नीचे बैठने पर पहले तो कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया
और बृंदा की तरह काम करना शुरू कर दिया। मुझे अपने चेहरे पर मासूमियत लानी थी, क्योंकि बृंदा बहुत मासूम दिखती थी। मैंने भी वैसे ही हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए जैसे बृंदा करती थी, और आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने डब्बे को जमीन पर रख दिया ताकि लोग उसमें पैसे डाल सकें। अचानक ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोलीं क्योंकि बृंदा भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। मुझे लगा कि लोग मेरे डब्बे में पैसे डाल रहे हैं। मन ही मन मैं खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी रोज यहां आकर पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि लोग मेरे आसपास खड़े हैं। उन्हें पैसे डालकर वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन वे वहीं थे। जब मैंने आंखें खोलीं तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आज तो तुम अपने बिल से बाहर आ गए, अब चलो हमारे साथ। मैं घबरा गया और वे मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में मुझे पता चला कि बृंदा दरअसल उनकी जासूस थी। वह गूंगी नहीं थी और सब कुछ बोल सकती थी। उन्होंने मुझे पकड़वाने के लिए यह योजना बनाई थी। बृंदा को जो लोग रोज पैसे देते थे, वे सब पुलिस के साथ मिले हुए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मैं बच्चों से यह सब काम करवाता हूं। पुलिस ने मेरे सारे दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से भी बच्चे छुड़ाए। मुझे तब समझ आया कि बृंदा गूंगी नहीं थी। उसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए यह सब किया था। पुलिस ने मुझे और मेरे साथियों को पकड़ लिया और बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की कोशिश की। मैंने झूठ बोला था कि बच्चे मुझे सड़कों पर मिले थे, जबकि असल में मैंने उन्हें अगवा किया था या खरीदा था। मेरे साथ बुरा ही हुआ, क्योंकि मैंने बुरा काम किया था। मैंने जेल में बहुत समय बिताया और अपनी गलती का एहसास हुआ। जेल से बाहर आने के बाद मैंने ऐसे काम करने से तौबा कर ली। आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे औलाद का सुख नहीं देगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया था। मैं अब बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान बन गया हूँ और उन लोगों से नफरत करता हूँ जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। जब भी मुझे कोई बच्चा भीख मांगता दिखता है, मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आता हूँ और कभी कभार उनके लिए खाना या तोहफे लेकर जाता हूँ। मैंने अपने गुनाहों के लिए दिल से माफ़ी मांग ली है। बच्चे तो ईश्वर की देन होते हैं। उनकी असली जिंदगी उनका बचपन है, जो वे जी भर के जीते हैं, खेलते कूदते हैं। बड़े होने के बाद वही बच्चे अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। फिर वे बच्चे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं और हम जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इन फूलों को कभी मुरझाने मत देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिल सके।